मेरी नई नई शादी हुई थी मगर मैं जैसे ही अपनी दुल्हन के करीब जाता उसे दौरे पड़ने लगते। मुझे अपने करीब नहीं आने देती और सारी रात जाकर गुजरती थी क्योंकि उसे नींद में बोलने की आदत थी। जब मैं गहरी नींद सो जाता तब मेरी बीवी भी सो जाती थी। एक रात मैं सोने की एक्टिंग करके लेट गया। जब मेरी बीवी मुझे सोता पाकर सो गई और थोड़ी देर बाद नींद में बोलने लगी तो उसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बीवी तो मेरी नई नई शादी हुई थी। हर इंसान के दिल में शादी को लेकर बहुत सारे अरमान होते हैं। मैं दिल में बहुत सारे अरमान लिए अपनी दुल्हन के करीब गया मगर मेरे सारे अरमान सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था शादी के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली थी। और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ और दुल्हन के सामने आया, जब तक मैं उससे बातें करता रहा, उसकी तारीफें करता रहा तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी और आराम से मेरी बातों का जवाब देती जा रही थी। मगर जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया तो उसको अजीब किस्म के दौरे पड़ने लगे और मैं उसको देखकर बुखला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह अचानक मेरी दुल्हन को क्या हो गया है। वो अजीब पागलों जैसे बोलती जा रही थी। मेरे करीब ना आना, मुझे छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा, मैं सबको बता दूंगी, मैं चीखूंगी। वह अजीब वहशत ज़दा हो गई। इससे पहले कि वो चीख चीख कर सबको जमा करती और सारे घर वाले और मेहमान मेरे कमरे में आ जाते, मैं उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। ओके ओके, मैं नहीं आता तुम्हारे करीब, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, बस तुम चुप कर जाओ। वो मुझे खुद से दूर खड़ा देखकर चुप हो गई। आप कपड़े तब्दील करें और सो जाएं, थक गई होंगी, हम कल बात करते हैं, मैंने उसे प्यार से समझाया। बदले में जो बात मेरी दुल्हन ने मुझसे कही वो सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी, नहीं मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक आप नहीं सो जाते। मेरे वजह पूछने पर उसने कहा, क्योंकि मुझे नींद में बोलने की आदत है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वो बातें सुने जो मैं बेख्तियारी में, बेखुदी में, नींद के नशे में बोलती जाती हूँ और हो सकता है आप मेरी इन बातों को सच समझ बैठे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। एक तो मेरी सारी खुशी, मेरे जज्बात उसने तोड़ दिए थे। मैं एक मर्द था, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थी। सारी उम्र खुद को गुनाह से बाज रखा और हलाल रिश्ते में बंद कर आज मैं बहुत खुश था। मगर और अब मुझे अरीज की बातें समझ नहीं आ रही थी। मैं बैठ के कोने में सोने लगा। सारे दिन की थकन अपने टूटे अरमानों की करछियां आंखों में लिए खुद को समझाने लगा और दिल को तसल्ली देने लगा कि हो सकता है अरीज आज थकी हुई हो। लड़कियां बहुत हसास भी तो होती हैं। हो सकता है वो माँ बाप से जुदाई और थकन का असर है जिसने उसके दिमाग पर असर किया। शादी से पहले मुझे पता चला था कि अरीज एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहती है। अब वो एक भरपूर नींद लेती तो उसकी तबीयत कल ठीक हो जाती, मगर मुझे मालूम नहीं था, ऐसा सिर्फ मुझको लग रहा था। आने वाले कई दिनों में अरीज का रवैया वैसा ही रहा। दिन भर वो बिल्कुल ठीक रहती और जैसे ही रात होती मुझे अपने करीब पाकर फिर उससे वही दौरे पड़ने लग जाते और वो जागती रहती जब तक मैं गहरी नींद नहीं सो जाता था। एक रात मैं सोने की एक्टिंग करके लेट गया और काफी वक्त गुजर गया। जब अरीज ने तसल्ली कर ली कि मैं गहरी नींद सो गया तब वो भी सोने के लिए लेट गई और थोड़ी देर में ही वो नींद में बड़बड़ाने लगी। मैं उठ बैठा और उसकी बातों पर गौर करने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर अरीज के मुंह से मुसलसल एक ही बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी सांसें बंद हो गई हैं। मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैं अपना सीना मसलने लगा और पानी का गिलास उठाकर एक घूंट में ही सारा पानी पी गया। तो ये थी अरीज की हकीकत। उसी बात के डर से वो रात भर जागती रहती थी, कहीं उसका सच खुलकर मेरे सामने ना आ जाए। और आज मैं उसका राज जान गया था। अब एक बहुत बड़ी क़यामत बर्पा होने वाली थी जिसमें मालूम नहीं खसारा किसके हिस्से में आने वाला था। मेरा नाम तलहा अंसारी है। मैं खुश शक्ल नौजवान था। मेरे घर में अम्मी, अबू, दो भाई और एक छोटी बहन थी। हम सब आपस में हंसी खुशी रहते थे। हम खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। मैं शादी की उम्र को पहुंचा तो मेरे वालिदैन मेरे सेहरे के फूल देखने के लिए बेताब हो गए और मेरे लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। ऐसे बहुत सारा वक्त गुजर गया। उनको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। फिर खानदान के किसी शादी के फंक्शन में अम्मी की नजर अरीज पर पड़ी। अरीज बहुत प्यारी और मासूम दिखने वाली लड़की थी। दूसरी लड़कियों की तरह वो इधर उधर नहीं घूम रही थी, जबकि दूसरी लड़कियां चुस्त खुले गले, बगैर आस्तीन के कपड़े पहने तेज म्यूजिक के धुन में नाच रही थी, जिस वजह से उनका सारा जिस्म नुमाया होने लगता था। अरीज सलीके से दुपट्टा सर पर लिए कोने में बैठी थी और इस सादगी में भी सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी अम्मा और बहनों से सब्र नहीं हुआ और अगले दिन ही मेरे वालिदैन अरीज के घर मेरा रिश्ता लेकर गए और उसके वालिदैन भी फौरन इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, क्योंकि मैं बरसर रोजगार था, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता था।
इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मेरी मंगनी अरीज से हुई, मैं बहुत खुश था। अरीज बहुत प्यारी लग रही थी। हमारी मंगनी को 6 माह गुजर गए थे और शादी की तैयारियां चल रही थी। मैंने सुना था अरीज की तबीयत सही नहीं रहती, उसको डिप्रेशन, एंजाइटी के दौरे पड़ने लगे थे, मगर आजकल के नौजवान नस्ल में ये मसला आम थे, इसलिए मैंने इन बातों पर तवज्जो नहीं दी। मंगनी के बाद मेरा अरीज से बस एक बार ही मिलना हुआ था। उसके घर वालों को शादी से पहले मिलना मिलाना पसंद नहीं था और मैं खुद भी निकाह से पहले मुलाकातों के हक में नहीं था। दिन गुजरते गए, ऐसे मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। मैं दिल में बहुत सारे अरमान लिए अपनी दुल्हन के पास गया, मगर मेरे सारे ख्वाब मट्टी में मिल गए थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था शादी के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली थी। और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ और दुल्हन के सामने आया, जब तक मैं उससे बातें करता रहा, उसकी तारीफें करता रहा, तो वो बहुत खुश हुई और आराम से बात कर रही थी, मेरे सवालों के जवाब दे रही थी। मगर जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया तो उसको अजीब किस्म के दौरे पड़ने लगे और मैं उसको देखकर बुखला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या ये अचानक मेरी दुल्हन को क्या हो गया है। वो बोलती जा रही थी, मेरे करीब ना आना, मुझे छूना मत, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं सबको बता दूंगी, मैं चीखूंगी। वो अजीब वहशत ज़दा हो गई। इससे पहले कि वो चीख चीख कर सबको जमा करती और सारे घर वाले और मेहमान मेरे कमरे में आ जाते, मैं उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। ओके ओके, मैं नहीं आता तुम्हारे करीब, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, बस तुम चुप कर जाओ। वो मुझे खुद से दूर खड़ा देखकर चुप हो गई। आप कपड़े तब्दील करें और सो जाएं, थक गई होंगी, हम कल बात करते हैं। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया। बदले में जो बात मेरी दुल्हन ने मुझसे कही, वो सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी, नहीं, मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक आप नहीं सो जाते, क्योंकि मुझे नींद में बोलने की आदत है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वो बातें सुने जो मैं बेइख्तियारी में, बेखुदी में, नींद के नशे में बोलती जाती हूँ। और हो सकता है आप मेरी इन बातों को सच समझ बैठे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। एक तो मेरी सारी खुशी, मेरे जज्बात उसने तोड़ दिए थे। मैं एक मर्द था, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थी। सारी उम्र खुद को गुनाह से बाज रखा और हलाल रिश्ते में बंधकर आज मैं बहुत खुश था, मगर और अब मुझे रीच की बातें समझ नहीं आ रही थी। मैं बैठ के कोने में सोने लगा। सारे दिन की थकन अपने टूटे अरमानों की करचियां आंखों में लिए खुद को समझाने लगा। हो सकता है अरीज आज थकी हुई हो, लड़कियां बहुत हसास भी तो होती हैं। हो सकता है माँ बाप से जुदाई का असर है जिसने उसके दिमाग पर असर किया। शादी से पहले मुझे पता चला था कि अरीज इंसाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहती है। अब वो एक भरपूर नींद लेती तो उसकी तबीयत कल तक ठीक हो जाती, मगर मुझे मालूम नहीं था कि ये सिर्फ मेरी सोच है। आने वाले कई दिनों में अरीज का रवैया वैसे ही रहा। दिन भर वो बिल्कुल ठीक रहती और जैसे ही रात होती मुझे अपने करीब आकर फिर उसे वही दौरे पड़ने लग जाते और वो जागती रहती जब तक मैं गहरी नींद में नहीं सो जाता था। एक रात में सोने की एक्टिंग करके लेट गया और काफी वक्त गुजर गया। जब अरीज ने तसल्ली कर ली कि मैं गहरी नींद सो गया, तब वो भी सोने के लिए लेट गई और फिर थोड़ी देर में ही वो नींद में बड़बड़ाने लगी। मैं उठ बैठा और उसकी बातों पर गौर करने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मगर अरीज के मुंह से मुसलसल एक बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी सांसें बंद हो गई हैं, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैं अपना सीना मसलने लगा और पानी का गिलास उठाकर एक एक घूंट में सारा पानी पी गया। तो ये थी अरीज की हकीकत। इसी बात के डर से वो रात भर जागती रहती थी, कहीं उसका सच खुलकर मेरे सामने ना आ जाए। और आज मैं उसका राज जान गया था। वो नींद में मुसलसल बोलती जा रही थी, छोड़ दो मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती, सुबहान जाओ यहाँ से, या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। वो मुसलसल ऐसे अल्फाज बोलती जा रही थी। उसके चेहरे का खौफ, उसके माथे पर चमकती पसीने की बूंदें सारी कहानी सुना रहे थे। इसका मतलब अरीज और उसके घर वालों ने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई, इसलिए मैं जब भी अरीज के करीब जाता था वो डर जाती थी। इतना बड़ा धोखा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसी वक्त अरीज को झंझोड़ कर जगाया। अचानक जागने की वजह से वो बुखला गई। क्या हुआ तलहा? उसने डरते डरते पूछा। तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ऐसे हैरान होकर मत देखो, मैंने सब सुन लिया है। अभी जो तुम नींद में बड़बड़ा रही थी, इसलिए तुम नहीं सोती थी कि कहीं अनजाने में मैं खुद ही अपने राज से पर्दा ना हटाऊं। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, सुबह होते ही निकल जाना यहाँ से। मैं गुस्से से बोलता जा रहा था। अरीज बेआवाज आंसू बहा रही थी और कांपती जा रही थी, मगर मुझे उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। मेरे तन बदन में बस आग लग गई थी। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था कि अरीज और उसके घर वालों ने मुझसे हकीकत छुपाई थी। मैं एकदम गुस्से से उठा तो अरीज ने
मेरे पैर पकड़ लिए, तलहा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको सब सच बताना चाहती थी, मगर मेरे घर वालों ने मुझे कसम दी, अपनी इज्जत के वास्ते दी और मुझे चुप रहने पर मजबूर किया। मगर आप आधा सच जानकर जो नतीजा अखज़ करे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आपसे इल्तिजा है, बस एक बार मेरी बात सुन लें, फिर जो दिल चाहे फैसला कर ले। मैं अपनी किस्मत का फैसला आप पर छोड़ रही हूँ। मैं कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर दिल में सोचा कि फांसी के मुजरिम को भी अपनी बात सुनाने का कहा जाता है, इसलिए मैं अरीज की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। मैं अरीज बचपन से ही बहुत शर्मीली किस्म की लड़की थी। मुझे बाहर आना जाना अच्छा नहीं लगता था, घर में रहना मुझे अच्छा लगता था। यहाँ तक कि मैं शादी ब्याह के मौके पर भी घर में रहती थी। मुझे अम्मी अबू बहुत समझाते थे, बाहर निकलोगी घुलो मिलो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अच्छे रिश्ते आएंगे, अगर तुम्हारी यही हालत रही तो शादी के बाद तुम्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक दिन खाला अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लाई, मगर अब उन्हें साफ इनकार कर दिया। कहा, अरीज हमारी इकलौती बेटी है, आपका लड़का कुछ करता वर्ता नहीं, सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, उसमें जरा भी एहसास जिम्मेदारी नहीं है। खाला मायूस होकर घर चली गई। अबू के इनकार करने पर भी मैं दिल ही दिल मुतमईन हुई। सच तो ये था, सुभान मुझे एक आंख नहीं भाता था। जब भी हमारे घर आता था उसकी आंखों से मुझे खौफ आता था। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लेती थी। सुभान के आने का सुनकर मैं अंदर छुप कर बैठ जाती थी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। जिंदगी अपने डगर पर चल रही थी, फिर आपका रिश्ता आया जो अबू ने मंजूर कर लिया। मेरी आपसे मंगनी हो गई, मैं बहुत खुश थी। आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। 6 माह बाद हमारी शादी की तारीख रख दी गई थी। अम्मी अबू रोज शॉपिंग पर जाते थे। एक रोज सब शॉपिंग पर गए हुए थे। मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ घर में रहता था, उसका कोई दोस्त उससे लेने आया। वो मुझे बोलकर गया, आप ही मैं अभी आता हूँ, आप दरवाजा बंद कर लें। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने दहेज के कपड़े सेट कर रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो मेरे खाला का बेटा सुभान खड़ा था। मैं हैरान रह गई। अभी तो मैंने दरवाजा लॉक किया था, सुभान कहाँ से आया? सुभान मेरी तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों से मुझे खौफ आया। उसके चेहरे और उसके अंदाज से मैं समझ गई थी कि उसकी नीयत सही नहीं, इसलिए अब्बू अम्मी की गैर हाजिरी में आया था और शायद दीवार या खिड़की से कूदकर अंदर आ गया था। मैं एकदम कमरे की तरफ भागी क्योंकि बाहर के दरवाजे की सीम सुभान खड़ा था। मैं कमरे में भागी, दरवाजा देने लगी थी कि सुभान भागता हुआ आया और दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ गया और मैं गिर गई। उसने मेरा दुपट्टा खींचा और बोलता जा रहा था, तुमने मुझसे शादी नहीं की, मैं अब तुम्हें किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। वो मुसलसल बोलता जा रहा था। मैं अपना दफा करती जा रही थी। छोड़ दो मुझे वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने आए थे। सुभान जाओ यहाँ से, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। अभी मैं रोती हुई बोलती जा रही थी कि लाउंज के इंटरलॉक के खुलने की आवाज आई। सुभान हड़बड़ा गया और मैं भागती हुई लाउंज में गई जहाँ वो अम्मी अभी अभी अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके पास इंटरलॉक की चाबी मौजूद रहती थी। मैं भागती हुई अम्मी के गले लगी, अम्मी सुभान। मैंने कमरे की तरफ इशारा किया। अब वो भागे हुए कमरे में गए थे मगर सुभान खिड़की से कूदकर भाग गया था। मेरी हालत देखकर सब समझ गए थे सुभान किस नीयत से घर में आया था। अबू भाई बहुत गुस्से में थे। वो खाला के घर गए मगर सुभान रूपोश हो गया था और तब से अब तक घर नहीं आया। मेरी इज्जत तो मेरे अल्लाह ने रख ली थी मगर उस वाकये की वजह से मैं बहुत डर गई थी। मुझे दौरे पड़ने लगे थे। नींद में भी हर रात वही वाकया देखती थी और हड़बड़ाती जाती थी। आखिर मैं चीख कर उठती थी। मेरी सेहत और मेरी ज़हनी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। शादी में सिर्फ 2 माह रह गए थे मगर मेरी हालत सही नहीं हो रही थी। मैंने अब्बू से कहा शादी की तारीख बढ़ा दी मगर अब्बू नहीं माने। वो कहने लगे अब तक वो मरदूद रूपोश है, उसका भरोसा नहीं, फिर ये हरकत दोबारा भी कर सकता है, इसलिए तुम्हें मजबूत हाथों में दे रहा हूँ। मैंने अब्बू से कहा तो आप तलहा को सब सच बता दें। तब अम्मी अब्बू ने मुझे समझाया, अपनी इज्जत के वास्ते दिए कि अगर तुमने तलहा को सच बता दिया तो वो मर्द है, उसके दिल में शक पैदा होगा, वो तुम्हारी पाक दामनी का भी यकीन नहीं करेगा और तुमसे शादी नहीं करेगा। ऐसा कहकर मुझे चुप करवा दिया गया। जब शादी के पहले दिन आप मेरे करीब आने लगे तो मुझे आपकी शक्ल में सुभान नजर आने लगा। मैं डर गई। दिन भर में खुश रहती, खुद को समझाती रहती कि मेरा आपसे निकाह हुआ है, हम जायज रिश्ते में बंधे हैं। मगर जैसे ही आप मेरे करीब आते मुझे वो वाकया याद आने लगता। मैंने बहुत कोशिश की मगर इस वाकये को जहन से नहीं निकाल पाई। मैं इसलिए रात रात भर जागती रहती थी कि कहीं मैं फिर वो बुरा ख्वाब न देख लूं और आपको सब पता ना चल जाए, क्योंकि अब मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, यही पूरा सच है। मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो मुझे अपने साथ रख लें या चाहें तो मुझे छोड़ दे। अरीज रोती जा रही थी। उसकी मासूमियत इस बात की गवाह थी कि वो सच बोल रही थी। मैंने उसकी बात का यकीन किया। उसके आंसू पहुंचे, उसे खुद से करीब किया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। फिर मैंने उसे बहुत मोहब्बत, इज्जत, तवज्जो दी, हर कदम पर उसका साथ दिया, उसे तहफ्फुज का एहसास दिलाया। वो हौले हौले ठीक होती गई। अब हमारे 2 बच्चे हैं, हम एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सही फैसला करने की तौफीक दी और मैंने अपनी जीवन साथी का मान रखा। आज मैं अरीज की नजरों में, उसके दिल में बहुत ऊंचे मकाम पर खड़ा हुआ हूँ। इस कहानी को सुनाने का मकसद
मकसद ये है कि जो लड़कियां इस किस्म के हादसों से गुजरती हैं उन सब में उनका तो कोई कसूर नहीं होता। अगर हम दिल बड़ा कर लें, उन्हें सहारा दें तो कितना अच्छा होगा। कुछ लड़कियां पाक दामन होकर भी मुजरिम करार पाई जाती हैं। कोई उनकी पाक दामनी का यकीन नहीं करता। अल्लाह हर लड़की का पर्दा रखे और हम सबको नेकी की तौफीक दे।